everyone, welcome in my class. Today topic is the prospectus and we are going to discuss about it. So let's we start. First of all, what is the prospectus? Prospectus क्या है? तो पहले हम लोग बात करेंगे prospectus से कि किस particular section में prospectus को define किया गया है. तो it is the section 2 subsection 70. सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन मेंशन है. तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉस्पेक्टस. एज ऑलरेडी स्टेट, अ पब्लिक कंपनी हैज़ द एडवांटेज ऑफ कलेक्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक. एक पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी को अधिकार होता है कि वो पब्लिक से फाइनेंस को या कैपिटल को रेस कर सकती है, उसको कलेक्ट कर सकती है. कैसे कर सकती है? हाउएवर अ पब्लिक कंपनी रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉज टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस. वो अधिनियम के तहत, नियमों के तहत वो जनता से पूंजी मांग सकती है, बोरो कर सकती है या ऋण ले सकती है. तो ये जो ऋण लेती है, ये इसका जो माध्यम होता है वो होता है, तरीका होता है प्रॉस्पेक्टस. इसको इस तरह से समझें जैसे हम किसी भी सेरेमनी को या किसी भी ओकेज़न पे बुलाना चाहते हैं लोगों को, तो हमारे बुलाने का अपना एक तरीका होता है. इनविटेशन कार्ड होता है या हम ओरली भी उनको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में बताते हैं कि इस जगह पे, इस टाइम पे ये पर्टिकुलरली हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, आप लोग कॉर्डली इनवाइटेड हैं. तो ठीक इसी तरह से कंपनी भी जो होती है वो पब्लिक को ऑफ़र करती है अपने शेयर्स परचेस करने के लिए, डिबेंचर्स परचेस करने के लिए, क्योंकि कैपिटल की ज़रूरत कंपनी को होती है. तो इसलिए कंपनी कैपिटल को रेस करने के लिए या कंपनी पूंजी को प्राप्त करने के लिए पब्लिक को ऑफ़र करती है. और जो ऑफ़र करती है वो उसका जो सिस्टम है, वो जो रूल है वो होता है प्रॉस्पेक्टस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रविवरण. तो सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी को प्राप्त करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है और आमंत्रित करने का जो माध्यम होता है वो उसका प्रविवरण होता है. तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेक्टस. हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट में कंटेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, प्रविवरण की विषय सामग्री क्या है. तो ऑल कंटेंट्स अबाउट द प्रॉस्पेक्टस इज गिवन अंडर द सेक्शन 26. धारा 26 में कंटेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण की सामग्री के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है. सबसे पहले बात आती है कि इनमें किन किन कंटेंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं या जो प्रॉस्पेक्टस कंपनी बनाती है उसमें किन बातों को शामिल करती है. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी के बारे में पूरी सूचना, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, then company secretary, then finance officer, auditor, legal counselors, bankers, trustee, their name and their address. कंपनी से संबंधित वो सारी सूचनाएं जो जनता जानना चाहती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कार्यालय कहाँ है, कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनी सचिव कौन है, फाइनेंस ऑफिसर के बारे में, अंकेक्षक के बारे में, इनके जो विधिक जानकार होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, कानूनी सलाहकार जो होते हैं उनके बारे में, कंपनी के जो बैंकर्स हैं जिन्होंने कंपनी को जो फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं, जो वित्तीय उनको मदद कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड, ट्रस्टी से रिलेटेड, और उनके नाम और उनके पते, ये सारी सूचनाएं प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती हैं. तो ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी given under the prospectus. The second point is the issuing and the closing date of issues. IPO, यदि इनिशियल फर्स्ट ऑफर किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफर मतलब पहला यदि इशू कंपनी निकाल रही है या कंपनी कोई और इशू निकाल रही है, निर्गमन निकाल रही है अंशों का, तो निर्गमन की डेट और उसके बंद होने का या एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो क्या है, ये मेंशन होती है. Third is the declaration about the issue of allotment, letters and refunds within the prescribed time. आवंटन पत्र
और निर्दिष्ट समय में वापसी के जारी करने के बारे में घोषणा। क्या बात होती इसके अंतर्गत हम लोग किन बातों को शामिल करते हैं? डिक्लेरेशन किस चीज़ का होता है? तो ये डिक्लेरेशन जो भी होगा वो होगा इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, कि आवंटन पत्र और रिफंड का, कि यदि कंपनी यदि शेयर इशू नहीं कर पा रही है तो उसको कितने समय में एप्लीकेशन मनी वापस मिल जाएगी। जैसे कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करने हैं और कंपनी ने 50,000 शेयर इशू कर दिए और कंपनी के पास यदि एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं तो कंपनी यहाँ पे परेशान होती है कि किसको शेयर इशू करे या किस रेशियो से, किस अनुपात से पब्लिक को वो शेयर इशू करेगी। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जितने के लिए वो अप्लाई करते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर नहीं मिल पाते हैं। तो जितने नहीं मिल पाते हैं और जितने मिल गए, तो जितने मिल गए उसका अलॉटमेंट लेटर, और जितने शेयर्स का उन्होंने ऑलरेडी पैसा जमा किया हुआ है उसको कितने टाइम पीरियड में किस मेथड से वापस किया जाएगा, इसका फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन होता है। जो नेक्स्ट इसका कंटेंट है यदि उसकी हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ जो कंटेंट है या फोर्थ जो इसमें पॉइंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कीपिंग फंड ऑफ इशू, जहां निर्देशक मंडल द्वारा एक अलग बैंक खाते का विवरण जिसमें निर्गमन से प्राप्त राशि हस्तांतरित की जाएगी। जहां इशू से जितना भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उस फंड को फुली डिस्क्लोज करना, और ये जो फंड है ये किस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा या इस फंड को कहाँ पे रखा जाएगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये कौन देता है? ये निर्देशक मंडल यदि या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक अकाउंट अलग से बनाते हैं जिसमें एप्लीकेशन मनी को सेंड किया जाता है या ये जो एप्लीकेशन पे जितना भी अमाउंट मिलता है इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक अकाउंट में, तो उस पूरे अकाउंट का डिटेल यहाँ पर होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम लोग भी एक जनरल फॉर्म भरते हैं या किसी सर्विस के लिए हम लोग जब फॉर्म भरते हैं और हमको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है या फिर वहाँ पे मेंशन होता है कि आप इतने अमाउंट की आपको फ़ीस सबमिट करनी है, तो आप इस बैंक अकाउंट पे या इस बैंक अकाउंट नंबर पे इस IFSC कोड के साथ में, इस MICR कोड के साथ में आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट को या मनी को आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से वो सारा स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में भी दिया होता है जिसमें एप्लीकेशन मनी को पब्लिक सबमिट करती है, जमा करती है, और वो जो पैसा रहेगा उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक अलग बैंक अकाउंट में जो उन लोगों ने फंड के रूप में क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। डिटेल्स अबाउट द अंडर राइटिंग ऑफ द इश्यूज़। अंडर राइटिंग ऑफ द इश्यूज़ का मतलब होता है निर्गमन के अभिकोपन के बारे में विवरण। अंडर राइटर का मतलब आपके बिहाफ पे आपने किसी एजेंट को यदि डिप्यूट किया है तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। जैसे AB कंपनी ने अपने शेयर इशू किए और अंडर राइटर उसने किसी इशूइंग हाउस को बना दिया, या ये कहा जाए किसी एक संस्था को उसने अपने शेयर्स दे दिए और वो अंडर राइटर के तौर पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसका फुल डिटेल मेंशन किया जाता है कि वो अंडर राइटर कौन है, वो अभिगोपक कौन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी, इट्स लोकेशन, शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कंपनी का उद्देश्य बताया जाएगा, प्रेजेंट टाइम में कंपनी का स्थान क्या है, कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे कंपनी का लोकेशन है या किस स्थान पे, स्थानीय स्थिति पे कंपनी सिचुएटेड है, स्थापित की गई है, उसका डिस्क्रिप्शन। शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जिस शेड्यूल में या जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम अपनी योजना को क्रियान्वित करने जा रहे हैं उसका भी डिटेल यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपका
डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर, संचालकों एवं प्रबंधकों से संबंधित विवरण कि संचालक कौन है, उनके नाम क्या हैं, उनका पता क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स की और मैनेजर्स की भी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती है। नेक्स्ट जो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, पूंजी अंश पूंजी का विवरण। अंश पूंजी के विवरण में किन बातों को लिया जाता है? अंश पूंजी में लिखा जाएगा कि पूंजी कितने तरह की है, या आप इसको कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ द डिवीज़न ऑफ द शेयर कैपिटल, कि जो हम कैपिटल का विभाजन कर रहे हैं, पूंजी का विभाजन कर रहे हैं, वो कितनों भागों में है। एथोराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी, इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। टाइप्स ऑफ द शेयर्स, कितने तरह के शेयर्स होंगे, जो हम लोगों ने अभी ठीक आर्टिकल में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ द शेयर्स में प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब की बात होगी। नंबर एंड द वैल्यूज़, कितनी संख्या में होंगे, उनकी कीमत क्या होगी। अमाउंट ऑफ द प्रीमियम की राशि क्या हो सकती है। डिस्काउंट ऑन द शेयर, यदि डिस्काउंट पे शेयर इशू करने की बात है तो वो डिस्काउंट किस परसेंटेज से होगा। प्रीमियम पे यदि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम का परसेंटेज क्या होगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन। एंड द डेट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, अंशदान प्राप्त करने की तिथि, कि किस डेट तक सब्सक्रिप्शंस के लिए फाइल किया जा सकता है या एप्लीकेशंस को फिल किया जा सकता है, आवेदन को भरा जा सकता है। ये फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जिस प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करने जा रही है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जिस प्रोजेक्ट पे कंपनी ने काम किया है उसकी टोटल प्रपोज्ड कॉस्ट क्या है, संभावित लागत क्या है, कितने का वो प्रोजेक्ट है, और कंपनी ने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, ये सारी सूचनाएं यहाँ पे दी जाती हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के पास वित्त के क्या क्या स्रोत हैं। क्यों ये सब चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में होती हैं? क्योंकि शेयर होल्डर या पब्लिक जब भी इन्वेस्ट करना चाहेगी तो वो उस कंपनी के सारे एस्पेक्ट को जानना चाहती है, उसके सारी बातों को जानना चाहती है, क्योंकि वो अपना एक अमाउंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही है। तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, या ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना बेवकूफ़ी है, ऐसे आइडिया को ड्रॉप करेगी, तो पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फुल डिस्क्रिप्शन को जानती है, उसके पूरे विवरण को जानना चाहती है, इनर से लेकर आउटर तक, कि क्या क्रेडिट है कंपनी की। जैसे हम भी यदि किसी शेयर्स को खरीदते हैं तो देखते हैं कि मार्केट में, शेयर मार्केट में या कंपनी की जो क्रेडिट है वो मार्केट में किस तरह की है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, फ्रॉड हो जाएगा, कंपनी चीट करके तो कहीं नहीं जा सकती है, रजिस्टर्ड है, नहीं है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है इसको कंपनी देखती है, कंपनी को पब्लिक कहीं ना कहीं जज करती है। तो यहाँ पे प्रपोज्ड कॉस्ट का मतलब है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, या कितनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कितनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रही है। तो जितना लार्ज इन्वेस्टमेंट होगा उतना आउटपुट होगा, यही सोचकर हम इन्वेस्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, की कंपनी के पास और कौन कौन से फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से वित्त को प्राप्त कर सकती है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन होता है। इसके बाद बात हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो है वो है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। सारे प्रारंभिक अनुबंधों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है डिटेल्ड में, कि कितने तरह के इनिशियल या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, एग्रीमेंट्स किए गए हैं, उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद होता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रमोटर्स, प्रवर्तकों का विवरण, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रमोटर्स के फंक्शंस क्या हैं, उनके रेमुनरेशन का, पारिश्रमिक का क्या तरीका था, जो कि हम लोगों ने अधिकार में पढ़ा है कि 3 तरह के अधिकार होते हैं, उसमें एक रेमुनरेशन को पाने का भी अधिकार राइट प्रमोटर को होता है। प्रमोटर के क्या कार्य हैं वो भी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो प्रमोटर से रिलेटेड सारा फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन होता है। देन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कंपनी का इतिहास पूरा रहेगा। डिटेल अबाउट्स द पास्ट एक्टिविटीज़, कि पुराने समय में कंपनी की कार्यविधि क्या थी,
किस किस तरह के कामों में कंपनी इन्वॉल्व थी, कंपनी ने कौन कौन से काम किए हैं। स्टेटमेंट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, कि कंपनी का जो वित्तीय विवरण है वो पिछले कई सालों में किस तरह का रहा है, लॉस की कंपनी है या प्रॉफिट में गई है। इसने अपने एम्प्लॉयज़ को बैलेंस शीट के थ्रू तो जाना जा सकता है कि कितनी ऑथोराइज कैपिटल थी, कितनी पेडअप है, कितनी मतलब ओवरऑल हम लोग कैपिटल के बारे में सारे डिस्क्रिप्शंस को जान सकते हैं, क्रेडिटर्स के बारे में, डेटर्स के बारे में, लोन्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि कंपनी लॉस में रन कर रही है या कंपनी प्रॉफिट पे रन कर रही है। तो ये फुल डिस्क्रिप्शन। देन डिविडेंड डिटेल्स ऑल्सो, कि लाभांश से संबंधित पुराने समय में कंपनी का लाभांश से या डिविडेंड से रिलेटेड कैसी पॉलिसी थी, क्या नीतियाँ थी, कंपनी ने किस रेट से डिविडेंड या दिया और किस मेथड से दिया, कितने टाइम पीरियड में डिविडेंड को दिया। लाभांश से संबंधित सारी सूचनाएं, उसका समय, उसका प्रतिशत और कितने समय में, कितनी अवधि में इस तरह के डिविडेंड को पेमेंट किया गया है, इंटरिम डिविडेंड था या मतलब ओवरऑल डिविडेंड से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। देन डिस्क्रिप्शंस अबाउट द एसेट्स, संपत्तियों के बारे में कि कंपनी की कुल कितनी संपत्ति है। तो एसेट्स को देखेंगे, करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या है। ये तीनों ही पोर्शंस को जब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाएगा या फाइनल अकाउंट देखा जाएगा तो वहाँ पे ये फुल डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसका भी यहाँ पे डिटेल्ड इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में मेंशन की जाती है। देन मीटिंग रूल्स, कंपनी की सभाओं में यदि इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो कंपनी की सभाओं के क्या नियम हैं, कंपनी की जो मीटिंग होगी वो जनरल मीटिंग कितने समय में होगी, सामान्य सभाएं कितने समय में होंगी, सभाओं के नियम क्या हैं और कौन इसमें भागीदार कर सकता है, उनके वोटिंग राइट्स क्या होंगे, उनके मतदान के अधिकार क्या होंगे, ये इसमें सूचना होती है। एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिविडेंड, वो सारे डिविडेंड के नियम जो कंपनी देने जा रही है। यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग पास्ट की बात करेंगे, भूतकाल की, कि पूर्व में कंपनी ने कैसे कैसे दिया। यहाँ पे करंट की बात करेंगे कि वर्तमान में जो कंपनी इशू करने जा रही है या कंपनी जो अंशों का निर्गमन करना चाह रही है उसमें डिविडेंड से रिलेटेड क्या पॉलिसी है, लाभांश से संबंधित कंपनी की क्या नीतियां हैं, कंपनी कितने प्रतिशत से लाभांश देगी, कितने समय में लाभांश देगी और कंपनी का ये जो डिविडेंड का मोड जो होगा, जो माध्यम होगा वो क्या होगा और जो डिविडेंड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें किस तरह के डिविडेंड की बात डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। ये फुल इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में दी जाती है। इसके बाद हम लोगों ने जिन बातों को देखा कि प्रॉस्पेक्टस क्या है, प्रॉस्पेक्टस में किन किन चीज़ों की बात की जाती है, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस के अलावा भी और मेथड हैं जो कंपनी ऑप्ट कर सकती है। इट मीन्स द काइंड्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। तो इसी कनेक्शन में हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जिसको कहते हैं स्थानापन्न प्रविवरण। ये क्या चीज़ है? हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्रॉस्पेक्टस है पब्लिक ऑफर के लिए, पब्लिक इशू के लिए कंपनी को निकालना कंपलसरी होता है। कंपनी प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही पब्लिक को ऑफर कर सकती है अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे यदि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाया तो कंपनी किस सिस्टम को ऑप्ट कर सकती है, अल्टरनेट के फॉर्म में या विकल्प के रूप में। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि प्रॉस्पेक्टस जो होता है इस पर सेबी जो गाइडलाइंस हैं, सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रॉस्पेक्टस फुली उससे कंट्रोल्ड होता है कि आप जो प्रॉस्पेक्टस में चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं वो सेबी गाइडलाइन को फॉलो करने होंगे। आपको सेबी ने जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, अपनी गाइडलाइंस जो बनाई हुई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत में आपको अपने प्रॉस्पेक्टस को बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पर आपके प्रॉस्पेक्टस के दायित्व भी बनते हैं। दायित्व का मतलब आपने यदि प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया और वो प्रॉस्पेक्टस फुली उसमें फ्रॉड हुआ या कोई मिस स्टेटमेंट है या कोई मिसलीडिंग हो रही है तो वहाँ पर आप दायित्व से बच नहीं सकते हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप पे बनेगी। तो सेबी गाइडलाइंस को
ध्यान में रखते हुए सेबी अपने शिकंजे को बनाए रखने के लिए प्रॉस्पेक्टस के लिए गाइडलाइंस जारी करती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इसको स्थानापन्न प्रविवरण भी कहते हैं। क्या है? The statement in lieu of prospectus is a document filled with the registrar of the company's ROC, registrar of company, when the company has not issued prospectus. यदि कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती है या प्रॉस्पेक्टस कंपनी ने इशू नहीं किया है टू द पब्लिक, जनता के लिए, फॉर इन्वाइटिंग देम टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, उनके अंशों को खरीदने के लिए, the statement must contain the signature of all the directors or their agents authorized in writing. वहाँ पर सभी जितने भी डायरेक्टर्स होंगे और जितने भी इनके एजेंट होते हैं कंपनी के, इनके सिग्नेचर के साथ में राइटिंग फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म मतलब लिखित प्रारूप पर ये लिखा जाता है कि एक स्टेटमेंट ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं कर रही है। तो कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं करती है तो एक स्टेटमेंट या एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करती है जिसमें उसके सभी डायरेक्टर्स, उसके सभी एजेंट्स के सिग्नेचर्स होते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशंस होती है जो शेयर से रिलेटेड होनी चाहिए, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या आप कह सकते हैं कि प्रविवरण जो ओरिजिनल प्रॉस्पेक्टस है उसकी जगह पर हम एक अदर डॉक्यूमेंट को फिल करते हैं रजिस्ट्रार के सामने, उसके पास सबमिट करते हैं कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया है। नहीं किया है का मतलब कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना था लेकिन अभी तक कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया है। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस होगा ये क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है LOF का मतलब है ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस का मतलब नीड्स टू बी फिल्ड with the registrar if the company does not issues prospectus। यदि कंपनी अपना prospectus issue नहीं कर रही है तो उसको रजिस्ट्रार के सामने एक डॉक्यूमेंट फिल करना होगा, एक प्रपत्र फिल करना होगा, भरना होगा। कंपनी मस्ट फिल स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इस तरह के ही प्रॉस्पेक्टस को हम लोग बोलते हैं स्थानापन्न प्रविवरण या ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। यहाँ पर जो company must file statement in lieu of prospectus before allotment of shares of 3 days। कंपनी को ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को शेयर अलॉटमेंट के या अंश आवंटन के 3 दिन के पहले इस तरह का स्थानापन्न प्रविवरण या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना कंपलसरी होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस लीगल प्रोविजंस की। इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की यदि हम बात कर रहे हैं स्थानापन्न प्रविवरण की तो उसमें लीगल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, वैधानिक प्रावधान क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो लीगल प्रोविजन है वो है नॉट इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण का निर्गमन न होने पर। ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कब कंपनी कब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करेगी? एक चीज़ आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये पब्लिक के पास नहीं जाता है। ये डॉक्यूमेंट हम लोग पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं। ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाता है। ये पब्लिक को नहीं, पब्लिक के लिए ये सबमिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस में फर्स्ट होगी कंडीशन नॉट इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। यदि कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं कर रही है, अपना प्रविवरण निर्गमित नहीं कर रही है, तब वो ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर सकती है, वो स्थानापन्न प्रविवरण को जारी कर सकती है। दूसरा है इसमें सबमिटिंग विथ रजिस्ट्रार बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन 3 days। कंपनी जो शेयर इशू करने जा रही है या जो अलॉट करने जा रही है, आवंटन करने जा रही है, इसके 3 दिन के पूर्व यानी अलॉटमेंट डेट के 3 days बिफोर ही रजिस्ट्रार के सामने ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस
प्रेजेंट कर देती है या सबमिट कर देती है कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, कंपनी अपना प्रविवरण निर्गमित नहीं कर रही है। थर्ड जो होता है सिग्नेचर, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे सिग्नेचर होगा किसका किसका, डायरेक्टर्स का और एजेंट्स का। ऑल डायरेक्टर्स एंड ऑल एजेंट्स जो कंपनी में काम कर रहे हैं, इनका सिग्नेचर इस ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे होता है। इस स्थानापन्न प्रविवरण पे इनका हस्ताक्षर होना जरूरी है। नेक्स्ट है इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, निर्धारित प्रारूप में इसका एक प्रोफॉर्मा होता है ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का, उसमें उस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब फॉर्म में ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को भरा जाता है, उससे संबंधित सूचनाएं वहां पर फिल की जाती हैं। नॉट एप्लीकेबल ऑन द प्राइवेट कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी को इस बात का अधिकार नहीं होता है कि वो प्रोस्पेक्टस की जगह पे इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को दे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी को तो प्रोस्पेक्टस भरना ही भरना है, लेकिन पब्लिक कंपनी की कंडीशन में इस बात का रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन को आप कह सकते हैं, इस बात की राहत होती है कि यदि कंपनी प्रविवरण निर्गमित नहीं करना चाहती है तो वो स्थानापन्न प्रविवरण का सहारा ले सकती है। कंपनी कैन अडॉप्ट द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इफ कंपनी इज नॉट गोइंग टू इशू और द कंपनी इज नॉट गोइंग टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द पब्लिक। नेक्स्ट है पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब सीधा सा है कि ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में यदि किसी भी तरह से कोई मिस स्टेटमेंट है या कोई चूक की गई है, कोई भूल की गई है, तो ऐसी कंडीशन में पेनाल्टी बनती है, अर्थदंड वहाँ पे बनता है। फिर है अनट्रू स्टेटमेंट, मिथ्या कथन। यदि ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन है, कोई अनट्रू स्टेटमेंट दिया गया है जो मिसलीड कर रहा है या मिसलीडिंग की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स है, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000 और बोथ। और यदि फाइन लग रहा है तो 5,000 रुपये तक अर्थदंड लग सकता है, या दोनों ही तरह की सिचुएशन अप्लाई हो सकती हैं। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है, अर्थदंड और इसके साथ में 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। एंड द लास्ट इज द अल्टरेशन, परिवर्तन, पासिंग प्रपोजल इन द जनरल मीटिंग। यदि ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में कंपनी कोई भी चेंजेस करना चाहती है, कोई भी परिवर्तन करना चाहती है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में एक जनरल मीटिंग कॉल कर सकती है, एक सामान्य सभा बुला सकती है और अपने इस ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में चेंजेस या अल्टरेशन कर सकती है। इसके साथ में हम लोगों ने देखा कि कंपनी ने यदि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो कंपनी ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के सामने शेयर अलॉटमेंट के 3 दिन के पहले, बिफोर द 3 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, कंपनी रजिस्ट्रार के पास में इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को सबमिट कर सकती है विद द सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर एंड एजेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस की, कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि जहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू कंपनी नहीं करना चाहती है और उसके बाद उसके पीछे कंपनी का टारगेट होता है कि कंपनी सेबी गाइडलाइंस को या सेबी के जो रूल्स हैं उनसे बचना चाहती है, अपनी लायबिलिटीज़ से यदि बचना चाहती है कंपनी, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। क्योंकि प्रोस्पेक्टस यदि कंपनी इशू करेगी तो वो उसके ऊपर वो सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया ने अपने गाइडलाइंस में दिया है। वो सारे जो रूल्स होंगे वो अप्लाई होने लगते हैं। तो जब नियम लागू होने लग जाएंगे तो कंपनी का जो दायित्व है उससे कंपनी बच नहीं सकती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस की, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड या फिर गर्भित प्रविवरण। तो डीम्ड जो प्रोस्पेक्टस है विच इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, जो कंपनी लॉ एक्ट है इसकी धारा 25 के सब सेक्शन 1 में कंपनी एक्ट 2013 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस का जिक्र किया गया है। अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन स्टेट अंडर द सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सम कंपनीज in the past used to avoid their liabilities by issuing all of their shares to an issuing house।
पहले का इन द सेंस इस अमेंडमेंट के पहले, इस संशोधन के पहले कंपनियां क्या करती थी, अपना जो प्रॉस्पेक्टस होता था वो इशू नहीं करती थी, बल्कि जो शेयर्स होते थे वो किसी इशूइंग हाउस को दे देते थे कि वो पब्लिक को ऑफर करे। तो ऐसी कंडीशन में जो लायबिलिटी होती थी वो उस पर्टिकुलर कंपनी की नहीं बनती थी, बल्कि वो कंपनी पूरी तरह से स्केप कर जाती थी, अपने दायित्वों से बच जाती थी। इन द इशू हाउस इज टर्न ऑफर्ड दी शेयर्स टू द पब्लिक बाय एन एडवर्टीजमेंट और द सर्कुलर। और ये जो इशू हाउस होते थे या इशू हाउस जो होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग निर्गमन गृह, या कोई कंपनी भी हो सकती है जो किसी अदर कंपनी के शेयर्स को लेकर बेच सकती है। तो जो इशूइंग हाउस होते थे ये कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट निकालकर या एक सर्कुलर इशू करके, एक विज्ञापन के माध्यम से जनता को आमंत्रित करते थे और अंशों की बिक्री करते थे। दे सेल द शेयर्स टू द पब्लिक। तो ऐसी कंडीशन में सेबी गाइडलाइन से जो पहली वाली मुख्य कंपनी है, जो मेन कंपनी है, वो बच जाती थी और कंपनी के शेयर्स भी मार्केट में सेल हो जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का यहाँ पे कंसेप्ट आया कि जो इशूइंग हाउस ने एडवर्टीजमेंट बनाया या जो सर्कुलर बनाया उसी को हम लोग कहते थे, वो जो सर्कुलर है वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस या इम्प्लाइड या गर्भित प्रविवरण होता था मेन कंपनी के लिए। तो दिस एडवर्टीजमेंट और द सर्कुलर कुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रॉस्पेक्टस एंड द कंपनी कुड ईजिली एस्केप इट्स लायबिलिटी रिलेटिंग टू द प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट है ये प्रॉस्पेक्टस नहीं होता था, इसको हम कहते थे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। तो ऐसी कंडीशन में सेबी गाइडलाइन से या सेबी के नियमों से जो मुख्य कंपनी होती थी वो बच जाती थी। तो यहाँ पर कंपनियां सेबी नियमों एवं प्रविवरणों के दायित्वों से बचने के लिए निर्गमन गृह या किसी अन्य कंपनियों या कंपनी के साथ अनुबंध करके सभी अंशों का निर्गमन कर देती हैं। इशू हाउस या अन्य कंपनी इन अंशों के खरीद हेतु जनता को आमंत्रित करती है। इस विज्ञापन को प्रविवरण को हम लोग गर्भित प्रविवरण कहते हैं। वही चीज़ है कि मेन कंपनी जो है उसने शेयर्स उठाकर इशूइंग हाउस को दिए, इशूइंग हाउस ने अपना एडवर्टीजमेंट, अपना विज्ञापन निकाला और सर्कुलर निकाला और उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक को ऑफर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो एडवर्टीजमेंट होता था इसी को डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहा जाता था। अब ये चीज़ें नहीं हैं, कंपनी जो है वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस यदि इशू भी कर रही है या कोई इशूइंग हाउस किसी कंपनी का शेयर लेकर मार्केट में पब्लिक ऑफर के लिए एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, तो फर्स्ट कंपनी लाइबल होगी। अब ये सेबी ने गाइडलाइंस में चेंज किया है, तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में अब इस लाइबिलिटी से स्केप नहीं किया जा सकता है। कंपनी विल बी लाइबल फॉर द प्रॉस्पेक्टस मिस स्टेटमेंट, मिसलीडिंग और द फ्रॉड। वो किसी भी तरह से यदि कपट हो रहा है, कोई मिथ्या वर्णन है, इसके लिए कंपनी उत्तरदायी होगी। हियर आई हैव मेड अ चार्ट। एक कंपनी, सपोज दैट यदि एक कंपनी है, मेन कंपनी है, इसने बी लिमिटेड कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बी लिमिटेड कंपनी कह लीजिए या इसको कह लेंगे हम लोग इशूइंग हाउस, इशू हाउस बोल लेते हैं। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इशू हाउस ने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया है, इसको कह लीजिए आप एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, इशू एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक। जनता के लिए इसने विज्ञापन निकाला और जनता पब्लिक इससे शेयर्स को परचेस कर रही है, तो एक कंपनी पब्लिक के लिए लायबल होगी और इसको ही हम लोग कहेंगे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। ये कहलाएगा आपका डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, इसी को कहेंगे गर्भित। तो यहाँ पर एक कंपनी ने भले बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन एक कंपनी भी इस पब्लिक के लिए यदि कोई मिसलीडिंग हुई है, मिस स्टेटमेंट हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है, उसके लिए पूरी तरह से लाइबल होगी। वहाँ पे कंपनी स्केप नहीं कर सकती है, कंपनी अपने दायित्व से बच नहीं सकती है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी बात है कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक ऑफर के लिए
प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है, बल्कि अपने शेयर्स को किसी अदर कंपनी को या इशूइंग हाउस को सेल कर देती है, या कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और वो इशूइंग हाउस, वो निर्गमन गृह एक विज्ञापन के माध्यम से पब्लिक को ऑफर कर रही है शेयर्स को परचेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका एडवर्टीजमेंट है, जो सर्कुलर है, वही आपका डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कह। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.